हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का फार्माकोलॉजी थर्ड, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का यूनिट फर्स्ट चल रहा है। तो यूनिट फर्स्ट में आप लोग के टोटली 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर में से एक चैप्टर हम लोगों ने एंटी एस्थमेटिक ड्रग टोटल कंप्लीट कर लिया है और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और टोटल कंप्लीट भी करेंगे चैप्टर 2 ड्रग यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ COPD। ठीक, तो आप लोग टिक लगा लेना। आज के लेक्चर में आपका ड्रग यूज इन मैनेजमेंट ऑफ COPD टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो मिस मत करना एक भी पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे COPD का फुल फॉर्म क्या होता है। COPD का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज, या फिर इसका एक फुल फॉर्म और होता है, डिजीज की जगह पे आप लोग डिसऑर्डर भी कर सकते हैं। दो इसका फुल फॉर्म होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज या फिर डिसऑर्डर। ठीक, इतना समझ में आ गया। सी का मतलब क्या होता है। सी मीन्स होता है क्रोनिक कोरोनरी पाइप से नली जो होती है, कोरोनरी पाइप की नली जो होती है जो कि हमारे लंग्स तक जाती है। ठीक, वही होता है क्रोनिक। एंड ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है रुकावट, उसमें कोई अगर रुकावट आ जाए। ठीक, फिर मीन्स हो गया पुल्मोनरी, मीन्स लंग की बात कर जा रहा है, हमारे जो शरीर में लंग्स होती हैं उसकी बात की जा रही है। तो अब यहीं से आप लोग इसका डिफिनीशन बना सकते हैं कि जो कोरोनरी हमारे लंग्स तक जाती है पाइप, उसके बीच में कोई भी रुकावट अगर हो जाती है और लंग्स में जो जाती है, मतलब समझ रहे हैं, पुल्मोनरी में इस लंग्स की बात हो रही है, तो इसमें अगर कोई रुकावट हो रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। अभी आप लोग को ये थ्योरी नहीं पढ़ना है, अभी आप लोग को डिटेल थोड़ा सा स्ट्रक्चरल समझना है, तब आप लोग को समझ में आएगा। थ्योरी रटने से, याद करने से आप लोग को तैयार नहीं होगा, माइंड में नहीं बैठेगा। तो उसको अगर स्ट्रक्चरल समझेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये स्ट्रक्चर मैं बना हुआ हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक, स्ट्रक्चर को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा है, वैसे भी मेरा आर्ट ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को ये अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों कि ये स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। ठीक, तो देखिए स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान से देखिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको बस एक बार सुन लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, हमारे लंग्स में जो पाइप गई हुई है जिससे हम सांस लेते हैं, हमारे एल्वलाई तक पहुंचता है, जो ये है हमारे एल्वलाई तक पहुंच जाता है, उसमें अगर कोई ना कोई रुकावट होता है जिसके कारण हम अच्छी तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं, उसे COPD कहते हैं। अभी आप लोग को समझ में नहीं आया है मैं क्या बोला हूँ, अभी आप लोग को समझ में नहीं आया है, मैं जान रहा हूँ आप लोग को समझ में नहीं आया। देखिए, यहाँ से जहाँ से हम सांस लेते हैं, यहाँ से एक नली आई हुई है और हमारे लंग्स में आके मिल जाती है, और यहाँ पे जो ये लगे हुए हैं हमारे लंग्स में एल्वलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक, एल्वलाई देखिए छोटे छोटे करके हैं, ये एल्वलाई हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। अब एल्वलाई का काम क्या होता है, जैसे हम सांस को अंदर खींचते हैं तो जो ऑक्सीजन आता है वो एल्वलाई में जाता है, एल्वलाई में आके फिल हो जाता है, जिससे ये क्या होता है, डायलेट हो जाता है। कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन इसमें होता रहता है, कंस्ट्रक्शन हो गया, रिलैक्सेशन। तो जो ऑक्सीजन हमने अंदर खींचा वो आके लंग्स के एल्वलाई में फिल हो जाते हैं, इसमें भर जाते हैं, और फिर ये डिफ्यूज होकर के हमारे ब्लड में धीरे धीरे करके ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड के साथ सर्कुलेशन होने लगते हैं। ठीक, जब ये ब्लड में पहुंचा, ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचता है, तो जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं वो तुरंत हमारे एल्वलाई में चले जाते हैं और एल्वलाई से कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत रिटर्न होकर बाहर निकल जाते हैं। तो यही होता है, ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं एल्वलाई से होते हुए। ठीक, यही काम टोटल होता है। ये तो काम हो गया कि कैसे ऑक्सीजन आते हैं और कहाँ आते हैं, एल्वलाई में आते हैं, और एल्वलाई में आ करके हमारे क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग, इसमें डिफ्यूज हो जाते हैं ब्लड में, और ब्लड में डिफ्यूज होकर के हमारे पूरे ब्लड के साथ साथ आप लोग जान रहे हैं ऑक्सीजन भी सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। ठीक, तो जैसे ही हमारा यहाँ से डिफ्यूज होकर के ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा, तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा बाहर। ठीक, इतना पता चल गया आप लोग को। तो एल्वलाई जो होता है, एल्वलाई में भी कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं। मतलब क्या हुआ, सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है।
तो इसी तरीके से हमारा जब ये फुल हो जाएगा, भर जाएगा, तो ये तुरंत डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज हो करके ऑक्सीजन निकल के तुरंत चला जाएगा ब्लड में, और ब्लड में मिल करके वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड इसी के रास्ते बाहर निकल जाएगा। इतना आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं? अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर इतना आप लोग बातें सुन लेना दोबारा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये तो नॉर्मली काम हो गया कि कैसे कैसे होते हैं। अब एल्वलाई को एक हम लोग बाहर निकाल के जूम करके देखते हैं। तो ये दोस्तों नॉर्मल एल्वलाई है, ठीक। ये नॉर्मली एल्वलाई को हम लोग बाहर निकाल के जूम करके देख रहे हैं, तो ये नॉर्मली एल्वलाई है, ठीक। तो जब ये नॉर्मली एल्वलाई को हम लोग बाहर करके निकाल के देख रहे हैं, ये तो नॉर्मल है। लेकिन यदि इसकी नॉर्मल साइज स्टिफ होने लगे, बीच में धीरे धीरे करके सिकुड़ने लग जाए, तब ये बीच में म्यूकस भी रिलीज करने लगते हैं, ठीक। जब ये धीरे धीरे करके स्टिफ होते हैं, तब ये बीच में देखिए म्यूकस को रिलीज कर रहे हैं। ये छोटे छोटे करके बने हुए हैं, ये म्यूकस को रिलीज कर रहे हैं, और फिर इसमें इन्फ्लामेशन होने लग गया। अब इन्फ्लामेशन होने लगता है तो आप लोग जान ही रहे हैं, 4-5 चीज़ें होते हैं। क्या क्या होते हैं? रेडनेस हो जाते हैं, पेन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगता है, और 2-3 चीज़ जो मैंने कल के लेक्चर में बताया है वो सब होने लग जाए, ठीक। यूनिट फर्स्ट में ही आप लोग को बताया था। अगर ये सब होने लग गया, तब देखिए नॉर्मल साइज इसकी ये है जिसमें हमारा फिल होता था। अब इसकी ल्यूमन साइज देखिए कितने ज़्यादा कंट्रैक्ट हो गए, एकदम छोटी हो गई, ठीक। देख रहे हैं आप लोग कि कितने ज़्यादा छोटे हो गए। जो कि एल्वलाई है वो एकदम कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन, जैसे यहाँ पे नॉर्मली ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑक्सीजन को कर रहा था, अब ये अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एकदम टाइट और सिकुड़ गए हैं, एकदम सिकुड़ते हुए, और ल्यूमन साइज इसके बहुत ज़्यादा छोटे हो गए, कंट्रैक्ट हो गए हैं। और ये नॉर्मली कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तब जो पेशेंट होते हैं उनको सांस को अंदर खींचने में, ऑक्सीजन को अंदर खींचने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और उससे चेस्ट पेन भी होने लगता है। तो सांस लेने में जो भी प्रॉब्लम होने लगता है, ये सब जैसे एल्वलाई में हमारा ये सिकुड़न हो गया, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे इन्फ्लामेशन भी हो गया, तब देखिए सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, और ज़बरदस्ती आप लोग सांस को अंदर खींचते हैं तो चेस्ट पेन भी होने लगता है। तो सांस लेने में जब दिक्कतें होने लग गई, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं COPD। अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये बात तो तुरंत चलने लग गया होगा कि अगर सांस लेने में दिक्कत होता है तो उसे हम लोग तो अस्थमा भी कहते हैं, तो ये COPD क्यों कह रहे हैं, इसको क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, मैंने अस्थमा में आप लोग को क्या बताया था। अस्थमा में भी सांस लेने में दिक्कत होता है, उसे हम लोग अस्थमा कह रहे हैं, और COPD में भी सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, इसे COPD कह रहे हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है आप लोग समझ रहे हैं? अब डिफरेंस देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। जैसे कि सांस लेने में यदि प्रॉब्लम हो रहा है, और प्रॉब्लम ब्रोंकाई से हो रहा है, जो कि मैंने बताया ट्रैकिया के दोनों साइड में एक मसल्स होती हैं जो कि ब्रोंकाई, और यहाँ पे इन्फ्लामेशन, सेम चीज़ जो यहाँ पे हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, और धीरे धीरे करके यहाँ पे म्यूकस भी रिलीज होने लग गए थे, और उसके बाद यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत यहीं पे गले के पास ही हो रहा था। तो ब्रोंकाई में अगर प्रॉब्लम हो जाए और सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो ये हमारा प्रोसेस होता है अस्थमा का। और यदि हमारे लंग्स में प्रॉब्लम होता है, एल्वलाई हमारा जो होता है ये सिकुड़ जाता है, और ये अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर पा रहा है, और सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, लंग से अगर प्रॉब्लम है, तो इसे हम लोग कहते हैं COPD। COPD का मतलब क्या हुआ? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। इसका मतलब हुआ लंग्स में। मैं सिंपली अगर आप लोग को दोनों में डिफरेंस बता दूं, तो सांस लेने में प्रॉब्लम यदि ब्रोंकाई से हो रहा है उसे हम लोग अस्थमा कहते हैं, और यदि सांस लेने में प्रॉब्लम लंग से हो रहा है, लंग के एल्वलाई से हो रहा है, तो उसे हम लोग COPD कहते हैं। आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो एक बार वीडियो को आराम से पीछे करिए और फिर से रिपीट करके देख लीजिए, तो आप लोग का तैयार हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसीलिए पूरा स्ट्रक्चर मैं बना दिया हूँ जिससे आप लोग समझिए। यहाँ से नोज के रास्ते से आप लोग खींचते हैं ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे एल्वलाई में फिल हो जाता है, और यहाँ पे फिल होके डिफ्यूज होके पूरे ब्लड में सप्लाई होता है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत इसमें भर के और इसी के रास्ते बाहर निकल जाता है।
ठीक। अब इसी में यदि यही काम कर रहा है हमारा एल्वलाई में भरता है और ये कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, जिससे हमारे ऑक्सीजन बाहर अंदर ब्लड में जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। अब यही काम करना सही नहीं करेगा, सही से काम नहीं करेगा, यहीं पे इन्फ्लामेशन हो गया, सब कुछ यहीं पे हो गया दिक्कतें, और ये कंट्रैक्ट हो गया, ल्यूमन साइज भी छोटे हो गए हैं, तब ये सही से वर्क नहीं करेगा। जब सही से वर्क नहीं करेगा सांस लेने में दिक्कतें होंगी, तो सांस लेने में जब दिक्कतें होगी उसी को हम लोग कहते हैं COPD। यही पूरा इसका कॉन्सेप्ट है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज का, बस यही इसका पूरा प्रोसेस है। तो चलिए देखते हैं आप कैसे लिखेंगे, कैसे लिखना है, टोटल एक एक पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे COPD इज ए कंडीशन। ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें एयरवे बिकम नैरो, जिसमें सांस लेने वाली नली जो होता है वो एकदम नैरो हो जाता है, छोटा और पतला हो जाता है। जो मैंने स्ट्रक्चर में बताया है कि एकदम इसकी साइज जो होती है, देखिए यहाँ पे एकदम छोटी हो गई, ल्यूमन साइज एकदम कंट्रैक्ट हो गई है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कतें होगी। और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक, ब्रीदिंग डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा गया है, देखिए इसको थोड़ा सही कर दूं। हाँ, दूसरा पॉइंट दिया गया, इट इज ए बेसिकली काज। ये बेसिकली किसका कारण होता है? एयर फ्लो रेसिस्टेंस का, क्रोनिक ब्रोंकिस्ट का। ब्रोंकिस्ट एम्फेसिस ऑन दी एल्वोलाई, सो इट इज एंड रेट ऑफ ब्रीदिंग रिड्यूस, या फिर रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रीदिंग इज रिड्यूस हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब When the COPD occurs, जब हमें COPD होता है या फिर एम्फीसिया होता है, इसको COPD भी कह सकते हैं या फिर एम्फीसीमा भी कहते हैं। तो जब हमें ये COPD या फिर एम्फीसीमा होता है, तब ल्यूमन साइज जो होता है, नॉर्मली एल्वोलाई जो होता है, नॉर्मली एल्वोलाई से रिड्यूस हो जाता है। देखिए ये नॉर्मली जो है ल्यूमन साइज कितना बड़ा है, और इसकी साइज भी जिसमें एयर हमारा फिल होता है कितना बड़ा है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इसमें ऑक्सीजन आएगा ही नहीं, और ज़बरदस्ती आप खींचेंगे तो चेस्ट में पेन होने लगेगा, ठीक। तो ज़बरदस्ती अब इसमें जब हमारा ऑक्सीजन आएगा ही नहीं, इतना कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो थोड़ा ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। अगर सांस नहीं लेंगे तो वैसे ही आदमी का डेथ हो जाएगा, सांस लेना पड़ेगा, तो ज़बरदस्ती तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, ठीक। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जब COPD होता है या फिर एम्फीसीमा होता है, तब ल्यूमन साइज जो होता है नॉर्मल साइज से वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। देन एयर कैपेसिटी ऑफ द लंग, जो होता है एयर कैपेसिटी लंग का, वो भी डिक्रीज हो जाता है, और यही कारण होता है हमारा COPD का। यही बस एकदम पॉइंट आप लोग ध्यान से देखेंगे, बस समझिए हिंदी में ही लिखा गया है, एकदम आसान लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक। अब इसके सिम्टम जान लेते हैं कि क्या क्या कैसे इसका लक्षण होता है, कैसे होता है। तो देखिए, ड्यू टू दी लैक ऑक्सीजन कैपेसिटी, ऑक्सीजन की कैपेसिटी जो होता है कम हो जाता है, उसको सही से खींच नहीं पाते हैं आप दी सेल, एंड ATP इज नॉट प्रोड्यूस्ड प्रॉपरली इन द सेल एंड इट काज एम्पायर्ड न्यूट्रिशन, वेट लॉस हो जाता है, और स्केलेटन मसल जो होता है डिस्फंक्शंस हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे लाइफ टाइम। ये सब 2-4 पॉइंट इसका सिम्टम है। तो ये इसके कुछ लक्षण दिए गए हैं कि COPD की कौन कौन से लक्षण होते हैं, ठीक। सिम्टम मीन्स होता है लक्षण, जो कि यहाँ पे लक्षण इसके दिख गए हैं। अगर आप लोग को दिखता है कि किसी पेशेंट को ऐसा लक्षण हो रहा है, ऐसे दिक्कतें हो रही हैं, तो आप लोग जान जाएंगे कि COPD की प्रॉब्लम है, ठीक। ये आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्ट्रक्चर आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसको फेस वॉश मत बनाइएगा, थोड़ा सा आर्ट मुझे अच्छा लगा इसीलिए मैं पूरा बना दिया, फेस वॉश आई जो सब कुछ बना दिया। लेकिन आप लोग को जितना समझ में आए उतना आप लोग बना दीजिएगा। जितना समझ में आया क्या, बस आप लोग आइज को छोड़ के ये पाइप जरूर बना दीजिएगा, इतना, ठीक। ये तो मैं अच्छा लगा इसीलिए बना दिया था। रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं, कौन कौन से इसके रिस्क फैक्टर हैं। तो देखिए इसके रिस्क फैक्टर होते हैं टोबैको स्मोकिंग काजेस, समझिए इसके कारण कौन कौन से होते हैं। स्मोकिंग के कारण भी हो सकते हैं, फ्यूल फ्री स्मोक हो सकता है, एयर पॉल्यूशन के द्वारा भी होते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सक्यूट फ्यूम्स के द्वारा होता है, वर्किंग इन कोल माइंस में होता है, एक्सपोर्स इन दी कोड माइंस CD शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के भी द्वारा हो सकते हैं। ये सब कुछ कारण है COPD की, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान से दिखा रहा हूँ, कई बार स्ट्रक्चर को आसानी से बना लेना आप लोग।
पैथोलॉजिकल कंडीशन की बात करते हैं तो कौन कौन से कंडीशन होते हैं? लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यू टू द सराउंडिंग एयरवे एंड इनलार्ज हो जाते हैं मसल सिक्रेटिंग सेल जो कि सिक्रेट करते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट में म्यूकस को, जो कि डिक्रीज हो जाते हैं रेस्पिरेटरी एयरवे एंड इंक्रीज होता जाता है ग्लोबेट सेल। ग्लोबेट सेल के नंबर जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। और इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोसी एयरवे में वे वाल जो होते हैं वो क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन होने लगता है वाल में उसके। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट जो आप लोग को आगे बताया है वही कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा COPD क्या होता है। तो इट इज ए क्लासीफाई इनटू फॉलोइंग टाइप। इनहेल्ड ब्रोंकी डायलेटर, अब ब्रोंकाई को डायलेट करके लंग्स में जाएगा वो ड्रग जिससे हमारा वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो इसमें 20 सिम्टोमेटिक्स हैं, इसमें सॉल्बुटामॉल ड्रग हो गया, टेरबुटालिन हो गया, बोम्ब्यूट्रॉल हो गया, सोलमेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल, ये सब ड्रग दिए जाते हैं। एंटीकैलिनर्जिक जो हो गया इसमें आइप्रोट्रोपिन ब्रोमाइड हो गया, थायोट्रोपिन ब्रोमाइड हो गया, ये सब ड्रग दिए जाते हैं। एंड इनहेल्ड ग्लूकोआर्टिकॉइड हो गए और ऑक्सीजन इनहेलेशन हो गया, प्रोलैक्टिक एंटीबायोटिक, ये 3-4 इसके पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। ये टोटल इसके क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स हैं, इसके क्लासिफिकेशन है जो कि यहाँ पे दिए गए। रोना वायरस, इन्फ्लुएंजा, कोरोना, ये सब 3-4 पॉइंट इसके हैं। ये सब टोटल इसके क्लासिफिकेशन है। 4-5 पॉइंट लिखा हूँ, इसके क्लासिफिकेशन में आप लोग को लिख देना है, पैथोलॉजिकल भी लिख देना है। उसके बाद हम लोगों ने देखा है, क्या देखा है? COPD क्या होता है, COPD कैसे होता है, COPD के क्या क्या लक्षण होते हैं और इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, टोटल हम लोगों ने जान लिया। COPD का मेन बात क्या है कि जैसे हम लोग सांस को अंदर खींचते हैं और एल्वलाई में भरता है, तो ये जब भरता है इसमें तो ये डिफ्यूज होके हमारे ऑक्सीजन पूरे ब्लड में सप्लाई हो जाते हैं और सर्कुलेट करने लगते हैं। ब्लड के साथ हमारा ऑक्सीजन भी सर्कुलेट करता है, ये आप लोग को पता है, और इसी के द्वारा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। लेकिन यही जब हमारा नॉर्मल साइज से एकदम क्या हो जाएगा? कंट्रैक्ट हो जाएगा, एकदम सिकुड़ जाएगा, कंस्ट्रक्शन रिलैक्सेशन होगा भी नहीं, तो ऑक्सीजन इसके अंदर भरेगा कैसे? जब ऑक्सीजन भरेगा नहीं तो सांस लेने में भी दिक्कत होगा, तो ज़बरदस्ती सांस आप लोग अंदर खींचते हैं तो चेस्ट पेन भी होता है। तो यही जो प्रॉब्लम होता है इसे हम लोग COPD कहते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है आप लोग का चैप्टर 2 का। ठीक, तो देखिए सिलेबस आप लोग फिर से एक बार निकाल लीजिए। देखिए सिलेबस में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट में एंटी एस्थमेटिक ड्रग एंड ड्रग यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ COPD टोटल कंप्लीट कर लिया है। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, डेली ऐसे चलेगा, बहुत जल्द आप लोग का पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। और भी नए नए वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।